हेलो दोस्तों, नमस्कार। 5 मई 2021 के करंट अफेयर के वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको एग्जाम गुरुजी की ऐप से भी मिल जाएगी। ऐप की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ऐप से ही आप हिंदी माध्यम के लिए MPPSC 2020 के लिए प्री के नोट्स और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है, वो ज्वाइन कर सकते हैं केवल 499 रुपये में। और 2499 रुपये में मात्र आप मेंस की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जो चल रही है, और कभी भी आप टेस्ट उसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो ये अक्षय कुमार है। दूसरा प्रश्न, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को। तीसरा प्रश्न है कि WHO ने कौन सी कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग का आपातकालीन प्राधिकार दिया है? तो ये मॉडर्ना है। चौथा प्रश्न है कि किस देश ने भारत को P-8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट की बिक्री के लिए मंजूरी दी है? और ये अमेरिका ने दी है। पांचवा प्रश्न है कि विदेश मंत्री S जयशंकर किस संगठन की बैठक के लिए लंदन यात्रा पर गए हैं? 4 दिन की ये यात्रा है। G7 देशों की ये बैठक है। छठवां प्रश्न है कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी IT कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये विप्रो है। सातवां प्रश्न है कि RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो ये T रविशंकर हैं। और आठवां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर्स घोषित किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने किया गया है। नवां प्रश्न है कि किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता है? और ये लुइस हैमिल्टन ने जीता है। और 10वां प्रश्न है कि किस देश ने क्रिकेटर थिसारा परेरा को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? और ये श्रीलंका के क्रिकेटर थे। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच 4 मई को एक वर्चुअल शिखर बैठक हुई है? और ये बैठक हुई है भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों के बीच में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो 4 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उनके बीच में एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन, शिखर बैठक मतलब जब दो देशों के सर्वोच्च राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्र प्रमुख जिस बैठक में भाग लेते हैं, तो वो शिखर बैठक होती है। ये हुई। इस बैठक में भारत और ब्रिटेन के बीच में वैश्विक नवाचार साझेदारी आरंभ करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, यानी कि दोनों देश मिलकर इनोवेशंस में आगे रहेंगे। इसके अलावा प्रवासन और मोबिलिटी के क्षेत्र में भी सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रवासन मतलब एक दूसरे के देश में बसने के ऊपर, और मोबिलिटी मतलब जो यातायात के साधन होते हैं उनको लेकर। दोनों नेताओं ने भारत ब्रिटेन साझेदारी को बढ़ाने के लिए 2030 की एक महत्वाकांक्षी रूपरेखा तैयार की है कि आने वाले 10 सालों में, यानी कि 21 चल रहा है, 21 से लेकर 30 के बीच में भारत और ब्रिटेन अपने संबंधों को और कैसे मजबूत बनाएगा, कैसे दोनों देश एक दूसरे से साझेदारी को बढ़ाएंगे। इसके साथ ही शिखर बैठक की एक और बड़ी उपलब्धि रही है व्यापार साझेदारी को लेकर। दोनों देश चाहते हैं कि 2030 तक जो उनका व्यापार हो जाए, आपसी व्यापार, वो 2 गुना हो जाए। बात करेंगे हम ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। यहाँ के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है और मुद्रा यहाँ की पाउंड स्टर्लिंग है। मैप में मैं आपको ब्रिटेन लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है, और हमारे भारत से अगर आपको ब्रिटेन जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको यूरोप में। यहाँ पर आप देखेंगे ये यूरोप है, और यूरोप में ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है, ये यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन है। एक्चुअल में इसका जो पूरा नाम है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड है। ये एक देश ना होकर 4 देशों का एक परिसंघ है, यानी इसमें 4 देश हैं। अब कौन कौन से ये 4 देश हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ब्रिटेन का अगर ये वाला हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये वाला हिस्सा जो है, यहां से आप देख पा रहे हैं ब्रिटेन के ये वाला हिस्सा है, इसके ऊपर का ये जो हिस्सा है, ये स्कॉटलैंड कहलाता है। क्या कहलाता है? स्कॉटलैंड। और दूसरा यहां से ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को अगर अलग कर दिया जाए तो बाकी का ये जो बचा हुआ हिस्सा है, ये कहलाता है इंग्लैंड। ये छोटा सा जो हिस्सा यहां से आप इधर देख पा रहे होंगे, ये हिस्सा कहलाता है वेल्स, और ये हिस्सा जो कहलाता है नॉर्थ आयरलैंड कहलाता है। राइट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहां पर ये 4 देश हैं। 4 देश मिलकर एक देश बनाते हैं जिसको यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। अब आपने सुना होगा ये ब्रिटेन क्या है। ब्रिटेन एक्चुअल में एक भौगोलिक क्षेत्रफल है, और ये जो पूरा ये जो द्वीप है, इस द्वीप को ब्रिटेन कहते हैं। राइट। इस द्वीप का नाम क्या है? ब्रिटेन नाम है इस द्वीप का।
ये वाला जो द्वीप है, मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो द्वीप है, इस द्वीप का नाम ब्रिटेन है और ये जो द्वीप है, इस द्वीप का नाम आयरलैंड है। राइट, आयरलैंड एक द्वीप भी है और आयरलैंड इस द्वीप का नाम भी। इसी द्वीप का यानी आयरलैंड ही द्वीप का ये वाला जो आयरलैंड है, ये वाला द्वीप है, इसको नॉर्थ आयरलैंड कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये ब्रिटेन जो नाम है एक भौगोलिक नाम है, जबकि यूनाइटेड किंगडम एक देश का नाम है और यूनाइटेड किंगडम में 4 देश हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने दूसरा है कि विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व अस्थमा दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है हर साल मई के पहले मंगलवार को, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो हर साल विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है और पहले मंगलवार को, मई माह के पहले मंगलवार को यह मनाया जाता है। इस बार 2021 में ये जो दिवस है वो 4 मई को मनाया जा रहा है। इस बार का जो विषय रखा गया है 2021 के लिए विश्व अस्थमा दिवस का, वो है अनकवरिंग अस्थमा मिसकॉन्सेप्शंस। ये इस बार का, यानी कि अस्थमा की जो गलत धारणा है उसको उजागर करना। कब से पहली बार मनाया जा रहा था? 1998 में स्पेन में बार्सिलोना है, वहां पर पहली विश्व अस्थमा बैठक हुई थी और 35 से अधिक देशों ने विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया था। अब आपको 4 मई को ही मनाए जाने वाले कुछ और दिवसों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। और 4 मई को जो दिवस मनाए जाते हैं ये है कोयला खनिक दिवस, यानी कि कोयले की जो खदान होती हैं उनमें काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उनको कोयला खनिक कहा जाता है। तो कोयला खनिक दिवस ये भी 4 मई को मनाया जाता है। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय, ये आप याद रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। राइट, अग्निशमन दिवस, ये जो अग्निशमन दिवस है यानी कि जो फायर फाइटर्स जो होते हैं, जो आग को बुझाने का काम करते हैं, उनके काम के लिए मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और ये नियुक्त किए गए हैं न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC है, इसके सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत, जो कि सेवानिवृत्त हैं और 25 अप्रैल को ये आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। जस्टिस पंत की बात करें तो इनको 22 अप्रैल 2019 को NHRC के सदस्य बनाया गया था। अभी ये सदस्य थे, लेकिन सदस्य से अब क्या बन गए हैं? कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं। इससे पहले जो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस HL दत्तू, वो 2 दिसंबर 2020 को उनका कार्यकाल पूरा हो गया था और उसके बाद वो सेवानिवृत्त हो गए थे और उसके बाद से ही ये पद खाली था। बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC की, तो इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र दत्त बन गए हैं। बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि किस देश ने इबोला के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा कर दी है। और ये जो घोषणा की गई है ये की गई है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। देखिए 2 कांगो देश हैं, एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और एक है केवल रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है वो अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश है। डिटेल देख लीजिए इसकी क्या है। तो अफ्रीकी देश है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, और इसने घोषणा की है कि इबोला का 12वां प्रकोप जो यहाँ से है इसके अंत की घोषणा कर दी कि यहाँ से इबोला का प्रकोप खत्म हो गया है। हाल ही में जो इबोला था उसके कारण कांगो का जो उत्तरी कीवू प्रांत है, पूर्वी प्रांत, उसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। और 2018-20 में आपने सुना होगा कि इबोला बहुत तेजी से फैल रहा था, ये तभी से लगातार वहां पर फैला था, अब जाके ये कंट्रोल हुआ है। हालांकि इससे पहले भी कांगो ने घोषणा कर दी थी, पहले भी कई बार कर चुका है कि हमारे यहाँ से इबोला शांत हो गया, लेकिन फिर से बोर्ड खड़ा होता है। इबोला के बारे में बता दूं, इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है, यानी अगर किसी को इबोला होता है तो 50% लोग इस बीमारी से संक्रमित होने वालों की मृत्यु हो जाती है। वर्तमान में गिनी के अंदर, ये भी एक अफ्रीकन कंट्री है, ये इबोला से लड़ रहा है। इबोला वायरस की खोज 1976 में हुई थी, 1976 में, और पश्चिम अफ्रीका में इबोला का 2014-16 का प्रकोप सबसे बड़ा इबोला प्रकोप था। अब बात करेंगे हम यहाँ पर कांगो की। कांगो मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की। इसकी राजधानी किंशासा है। यहाँ के राष्ट्रपति फेलिक्स त्शिसेकेडी हैं और मुद्रा यहाँ की कांगोलिस फ्रांक है। मैप में मैं आपको अब कांगो लिए चलता हूँ।
तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको कांगो जाना है तो आपको मूव करना पड़ेगा अफ्रीका में। ये आप देख पा रहे हैं, ये अफ्रीका है और अफ्रीका में ये जो येलो कलर का आपको देश दिखाई दे रहा है, ये जो येलो कलर का देश है ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इसके आसपास अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो देश दिखाई दे रहा है ये कांगो है, ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है और इसकी राजधानी अगर आप ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की राजधानी देखेंगे तो ये कंसासा इस पश्चिमी कोने पर इसकी राजधानी। नीचे अंगोला है, इधर जाम्बिया है, इधर तंजानिया है और इधर बुरगुंडी और ये छोटे छोटे देश यहाँ पर युगांडा, रवांडा, इस तरफ देखेंगे तो साउथ सूडान, ये इसके आसपास देश हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न 5वां है कि केंद्र सरकार ने किन दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 5G प्रौद्योगिकी के उपयोग और अनुप्रयोग के लिए परीक्षण करने की अनुमति दी है, यानी कि 5G टेस्टिंग की अनुमति दी गई है। और यह अनुमति दी गई है एयरटेल को भी, जियो को भी, वोडाफोन आइडिया को भी, इसके अलावा MTNL ये इसको भी दी गई है, यानी कि उपरोक्त तो सभी डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर होगा। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो सरकार ने दूरसंचार सेवा प्रदाता जो हैं, सर्विस प्रोवाइडर जो हैं, उनको 5G प्रौद्योगिकी की उपयोग करने के लिए और अनुप्रयोग करने के लिए परीक्षण करने की अनुमति दे दी है। ये कंपनी है भारती एयरटेल लिमिटेड, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और MTNL। ये कंपनियां क्या करेंगी, इनके जो मूल उपकरण निर्माता हैं और प्रौद्योगिकी प्रदाता हैं, एरिक्सन जैसे कि जो 5G टेक्नोलॉजी के लिए हार्डवेयर बनाता है, नोकिया है, सैमसंग है, सीडॉट है, उनके साथ ये समझौता कर पाएंगे। साथ में जो जियो है वो लोकल प्रौद्योगिकी के ऊपर ही काम करेगी। जियो ने अपनी खुद की टेक्नोलॉजी बनाई है। 5G प्रौद्योगिकी से जो डाटा डाउनलोड की स्पीड है वर्तमान में वो 4G की अपेक्षा 10 गुना होगी, ऐसा माना जा रहा है। तो 10 गुना ज़्यादा ये तेजी से काम करेगा। बात करेंगे 6वें प्रश्न की कि किस राज्य के पूर्व गवर्नर जगमोहन मल्होत्रा का निधन हो गया है। तो जगमोहन मल्होत्रा, इनका जो निधन हो गया ये जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे। ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर जगमोहन मल्होत्रा, इनका 3 मई को निधन हो गया। 94 वर्ष की इनकी आयु थी। ये दिल्ली और गोवा के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। ये लोकसभा में भी निर्वाचित हुए थे, यानी कि संसद सदस्य भी बने थे और केंद्रीय मंत्री भी बने थे, नागरिक विकास और पर्यटन मंत्री के पद पर। राज्यपाल रहते हुए इन्होंने घाटी में यानी कि कश्मीर में कई सारे सख्त फैसले लिए थे और आतंकियों के खिलाफ कई सारी ऑपरेशंस की रणनीति इनके द्वारा बनाई गई थी। बात करेंगे 7वें प्रश्न की। 7वां प्रश्न है कि हाल ही में किस वैमानिकी वैज्ञानिक का निधन हो गया है, यानी एरोनॉटिकल साइंटिस्ट, और इनका नाम था मानस बिहारी वर्मा, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो वैमानिकी वैज्ञानिक मानस बिहारी वर्मा, इनका 3 मई को बिहार के दरभंगा में निधन हो गया। 78 साल इनकी आयु थी और ये हल्के लड़ाकू विमान तेजस के विकास में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले इनके द्वारा किया गया था। ये राष्ट्रपति, जो पूर्व राष्ट्रपति थे भारत के, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, उनके भी काफ़ी निकट से इनके सहयोगी थे उनके काम में, और 2018 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। बात करेंगे 8वें प्रश्न की कि IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसके बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एम्बेसडर कौन बनी है, और ये एम्बेसडर बनी है भारत की PV सिंधु और एक और कनाडा के खिलाड़ी हैं, इनका नाम ली है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने घोषणा की है कि भारत की शटलर PV सिंधु और कनाडा की मिशेल ली, इनको प्रतियोगिता में जो हेरफेर होती है उसको रोकने के उद्देश्य से एक जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसका एक अभियान है बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान, और इस अभियान में एथलीट एम्बेसडर के रूप में इनको नामित किया गया है। ये जोड़ी IOC के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के अलावा BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन अभियान में भी वैश्विक एम्बेसडर हैं। 2018 में IOC का ये जो बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान है ये शुरू किया गया था। बात करेंगे 90 प्रश्न की कि IPL क्रिकेट प्रतियोगिता को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, और इसको अब अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया है, यानी अभी तक तय नहीं है कि कब तक ये स्थगित होगा। याद रखिएगा, इसको सस्पेंड किया गया है, यानी कि स्थगित किया गया है, अभी रोका गया है, खत्म नहीं किया गया, बर्खास्त नहीं किया गया। राइट, तो ये अनिश्चितकाल डी ऑप्शन सही है। डिटेल देख लीजिए क्या है।
तो क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच कोरोना के संक्रमण को देखते हुए इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और ये फैसला लिया है आईपीएल की कार्यपरिषद और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की एक आपात बैठक में। देश में कोविड की दूसरी लहर के बाद आईपीएल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा था और इसको लेकर काफ़ी सारी आलोचना भी की जा रही थी और जो खिलाड़ी थे, खिलाड़ियों का बायो बबल जब टूटा था तो 2 खिलाड़ी हाल ही में कोरोना संक्रमित भी पाए गए और उसके बाद कई विदेशी खिलाड़ियों ने भारत से निकलना प्रारंभ कर दिया। तो इन्हीं सब चीज़ों के बीच में कोरोना को लेकर यह फैसला आईपीएल को लेकर यह फैसला किया गया है, यानी इसे फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। अब ये रिज्यूम होगा या नहीं होगा ये आगे वाले समय में पता चलेगा। बात 10वें प्रश्न की होगी कि स्नूकर में चौथी बार विश्व चैंपियन कौन बन गए हैं और ये बने हैं मार्क सेल्बी, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो स्नूकर में मार्क सेल्बी चौथी बार विश्व चैंपियन बन गए हैं और क्रूसिबल थिएटर में आयोजित ये प्रतियोगिता हुई थी। इसमें उन्होंने शॉन मर्फी को 18-15 से हराया और विश्व रैंकिंग में सेल्बी अब जो है जूड ट्रंप के बाद दूसरे नंबर पर है, यानी कि जूड ट्रंप जो है वो नंबर 1 पर है। ये था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर का वीडियो। अब बात करेंगे हम कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि नाटो का सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 किस देश में शुरू हुआ है और ये शुरू हुआ है अल्बानिया में, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अब आज के प्रश्न का उत्तर देना मत भूलिएगा। आज का हमारा प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया है। तो पश्चिम बंगाल में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।